हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपना 11th चैप्टर स्टार्ट हो गया है और 11th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, बाजार किसे कहते हैं और बाजार के पांचों प्रकारों के बारे में। पांचों प्रकारों का मैं एक बार वापस से क्लासिफिकेशन बहुत शॉर्ट से कर देती हूँ। अपन ने बाजार को 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला था क्षेत्र के आधार पर, फिर दूसरा देखा था अपन ने वस्तुओं के आधार पर, तीसरा देखा था बिक्री के आधार पर, चौथा आज देखेंगे अपन समय के आधार पर और पांचवा है प्रतियोगिता के आधार पर। तो बच्चों, मैंने आपको 3 तरह के जो बाजार थे अर्थात क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर और बिक्री के आधार पर, वो तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। आज अपन देखेंगे समय अनुसार बाजार का वर्गीकरण और अगली वीडियो के अंदर देखेंगे अपन प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो बच्चों, समय के आधार पर बाजार को हमने 4 भागों में बांटा है, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। आपको याद ही होगा कि हमने समय के आधार पर बाजार को पूर्व के चैप्टरों में भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन 2 भाग अपन ने पढ़ चुके हैं। याद है ना आपको? अल्पकाल क्या होता है? शॉर्ट टर्म, और दीर्घकाल लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अपन ने क्या बात करी थी कि बाजार की वह अवस्था जिसके अंदर जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, अपन उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांटा था, एक तो परिवर्तनशील साधन और एक स्थिर साधन। तो जब हम उत्पादन कर रहे हैं और यदि हमारा बाजार ऐसा है कि समयावधि हमारे पास बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिर साधनों में नहीं। तो जब हम केवल परिवर्तनशील साधन, और परिवर्तनशील साधन अपन ने लिया था श्रम अर्थात श्रमिक, तो जब हम श्रमिकों की संख्या में हम कमी या वृद्धि करके हम उत्पादन करते हैं तो ये हमारा अल्पकाल में उत्पादन होता है। लेकिन जब हमारे पास समय अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो स्थिर साधन पूंजी वगैरह है उसमें भी परिवर्तन कर देते हैं, और हमारा जो परिवर्तनशील साधन है उसमें तो परिवर्तन होता ही है। तो स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों में परिवर्तन करके जब उत्पादन किया जाता है बच्चों, तो उसको अपन कहते हैं दीर्घकाल में उत्पादन। अब हमारा जो समयानुसार बाजार है उसको 4 भागों में बांटा है, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन के बारे में मैंने अभी आपको एक बार फिर से बता दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, अति अल्पकालीन यानी ऐसा बाजार जिसमें समयावधि बहुत कम मिलती है, जैसे मांस, मछली, फल, सब्जियां, अंडे, दूध, ये सब क्या है, अति अल्पकालीन बाजार कहलाते हैं, क्योंकि ये शीघ्रनाशी वस्तुएं बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका पूर्ति को पूरा करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी पूर्ति स्थिर होती है। तो ऐसा बाजार जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती हो, हम परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उसकी पूर्ति को घटा बढ़ा नहीं सकते हो बच्चों, उसको कहते हैं अति अल्पकालीन बाजार। और अति अल्पकालीन बाजार में फिर क्या होगा, पूर्ति तो स्थिर रहेगी, तो फिर चेंज क्या होगा, मांग, है ना। तो ऐसा बाजार जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर है लेकिन मांग के कम या अधिक होने से कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। और इसको मैं ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, ये अपना वही 0 x अक्ष y अक्ष, यहाँ पर ले लो आप उत्पादन की मात्रा को और यहाँ पर ले लो कीमत को। अब देखिए अपन क्या कह रहे हैं कि वस्तु की पूर्ति तो स्थिर है, तो ये हमारा S सप्लाई तो हमारी स्थिर है। अब यहाँ पर सपोज अपना मांग वक्र ये है, ये अपना डी मांग वक्र है। तो जहाँ मांग और पूर्ति मिलते हैं वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो गया P। अब समझ लो अचानक से कोई त्योहार आ गया या कुछ फंक्शन आ गया तो अचानक से मांग बढ़ गई, तो हमारा मांग वक्र कहाँ चला गया, यहाँ चला गया D1 पर। तो हमारा जो सप्लाई तो हमारी स्थिर थी, तो हमारा जो यहाँ पर हमारा ये तो हमारा पूर्ति वक्र स्थिर है, तो हमारी कीमत आ जाएगी P1। यानी अति अल्पकालीन बाजार के अंदर हमारी पूर्ति तो बच्चों क्या हो गई, स्थिर हो गई, और पहले जो मांग वक्र था D और जो हमारा सप्लाई वाला जो वक्र मिला तो कीमत भी निर्धारित हुई। लेकिन किसी वजह से क्या हो गया, मांग बढ़ गई, मांग क्या चली गई, बढ़ गई। मांग बढ़ने से क्योंकि पूर्ति तो स्थिर रही तो हमारी कीमतें भी बढ़ गई। और समझ लो कि किसी दिन किसी वजह से कीमतें कम हो गई, तो किसी दिन मांग कम हो गई, मैंने गलत बोल दिया था, मांग कम हो गई। मांग कम हो जाएगी तो वापस मांग और पूर्ति जहाँ पर मिलेंगे वहाँ हमारा पूर्ति वक्र बन गया। तो ये देखा आपने अति अल्पकालीन बाजार में क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि अति अल्पकालीन के अंदर क्या होता है, वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है क्योंकि शीघ्रनाशी वस्तुएं होती है, इसकी पूर्ति को हम कम समय के अंदर बढ़ा घटा नहीं सकते। चेंज होता है तो सिर्फ क्या चेंज होता है बच्चों, डिमांड, मांग। तो सपोज हमारा ये पूर्ति वक्र जो कि स्थिर था और हमारी मांग थी डी। जब हमारी मांग डी थी तो जहाँ पर हमारा मांग और पूर्ति वक्र मिला उस बिंदु के ऊपर हमारी कीमत निर्धारित हो गई P। अब किसी वजह से यदि
मांग बढ़कर के D1 हो गई, ये D1 है ना, यदि मांग बढ़कर के D1 हो गई तो नई कीमत बन गई P1, बढ़ी हुई कीमतों पर सामान बिक रहा है। लेकिन इसी पूर्ति के ऊपर यदि मांग कम हो जाती है किसी वजह से, तो हमारी जो नई कीमत, जो कीमत कम हो जाती है और कीमत यहाँ पर निर्धारित होती है। तो ये हमारा पूर्ति वक्र हो गया और ये हमारे मांग वक्र हो गई। ये हो गया अति अल्पकालीन बाजार। अब हम आते हैं अल्पकालीन बाजार में। अल्पकालीन बाजार पिछले कई सारे वीडियो के अंदर मैंने बताया है, अभी बताया है कि अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें हम केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिर साधनों में परिवर्तन न हो करके सिर्फ परिवर्तनशील साधन, और परिवर्तनशील साधन में हम लेते हैं श्रम या श्रमिक। तो श्रमिकों की संख्या को बच्चों कम या ज़्यादा करके जब हम उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये कहलाता है अल्पकालीन अवधि या अल्पकालीन बाजार। अब अल्पकालीन बाजार में हम उत्पादन को बढ़ाते तो हैं, लेकिन मांग के अनुरूप इतना उत्पादन में चेंज नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर ग्राफ कैसे आएगा, देखिए अपन इसको भी देख लेते हैं। अल्पकाल में क्या मैंने बताया कि अल्पकाल वह समयावधि है जिसके अंदर सपोज ये O, ये X है अपना, ये Y है। तो पहले तो मान लो कि ये पूर्ति तो यही थी, है ना, ये अपनी SS पूर्ति वक्र था पहले। तो इस वक्त अपनी सपोज मांग थी, ये अपना DD मांग वक्र है। तो हमारी जो कीमत निर्धारित हो गई थी P। अब क्या हुआ, अपनी मांग बढ़ गई, मांग क्या हो गई, बढ़ करके D1 हो गई। तो हमारी कीमतें भी क्या हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि कीमत ये पर हमारा ग्राफ कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है। तो हमारी कीमत क्या हो गई, बढ़ करके P1 हो गई। लेकिन हम क्या करें, अल्पकाल में अपन क्या करते हैं, मांग जब बढ़ने पर पूर्ति में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इस मात्रा है, पूर्ति की मात्रा को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो हमारी पूर्ति कहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई। तो ये हमारा नया जो कीमत आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा P2। आया समझ में। अर्थात मांग अल्पकाल के अंदर जब मांग बढ़ने पर पूर्ति में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। तो पहले तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएगी, लेकिन और हम क्या कर रहे हैं, पूर्ति में भी थोड़ी सी वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारी कीमतें वापस कम होकर के साम्य वहाँ स्थापित हो जाएगा। तो अति अल्पकालीन में पूर्ति बिल्कुल स्थिर थी, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अल्पकाल के अंदर परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके वस्तुओं की पूर्ति को हमने थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, जिससे कीमतें वापस पहले बढ़ी, वापस कम होकर के एक साम्य स्थापित हो गया, जहाँ हमारा मांग और पूर्ति वक्र मिल गया। अब हम बात करते हैं बच्चों दीर्घकाल की। दीर्घकाल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, दीर्घकाल के अंदर हमारे पास इतना समय होता है कि मांग के अनुरूप हमारे स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों दोनों के अंदर चेंज करके हम मांग के अकॉर्डिंग हमारी पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दीर्घकाल में क्या होगा, अपना वही अपना ग्राफ 0, X और Y, और समझ लीजिए कि ये आपकी पहले ये अपना मांग ये अपना था पहले DD मांग वक्र, यहाँ पर आपकी सप्लाई ये थी S, ये ऐसे सप्लाई पूर्ति वक्र था, और यहाँ पर कीमत ये हो गई थी। अब समझ लो कि मांग बढ़ गई है, मांग क्या हो गई है, तो हमारी कीमतें भी बढ़ गई, P से P1 हो गई। लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हमने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा करके यहाँ तक कर दिया Q1, और ये अपना आ गया Q2। तो जैसे जैसे मात्रा बढ़ गई तो वापस जो हमारा साम्य होता है वो कीमतें वापस कम हो जाती है, और साम्य हमारा यहाँ पर स्थित हो आ जाता है। तो दीर्घकाल में क्या होता है कि हमने अपनी पूर्ति को मांग के अनुरूप चेंज किया। दीर्घकाल में क्या होता है, हमारे पास इतनी क्षमता हो जाती है, इतना समय मिल जाता है कि मांग के अनुरूप हम परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन दोनों में चेंज करके और हमारी पूर्ति को बढ़ा देते हैं। जब हमारी पूर्ति को बढ़ाते हैं तो मांग के अनुरूप हमने अपनी पूर्ति को बढ़ाया तो कीमतें वापस कम होकर के सामने स्थापित हो जाता है। अब बात होती है अति दीर्घकालीन। अति दीर्घकाल में बच्चों क्या होता है, समयावधि बहुत ज़्यादा होती है। इसमें उपभोक्ता की रुचि, फैशन सब में चेंज आता है, टेक्निक में चेंज आता है, स्थिर साधनों में चेंज आता है, भूमि में चेंज आता है, नई मशीनें खरीदी जाती है, नई बिल्डिंग बनाई जा सकती है, नया पैसा लिया जा सकता है, और श्रमिकों की संख्या को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। यानी अति दीर्घकालीन के अंदर मांग भी चेंज होती है। मांग क्यों चेंज होती है, अभी तक हमने जो 3 पढ़ा था ना, उसमें अपने मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति को पढ़ लिया था, लेकिन जब हम ये जो पढ़ेंगे अति दीर्घकालीन, उसमें मांग में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और पूर्ति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि फैशन, रुचि, समय बदल रहा है ना। तो उपभोक्ता की मांग में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के साधन,
स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों में हम बच्चों चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमारी पूर्ति के अंदर ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो अति दीर्घकालीन के अंदर मांग के अनुरूप पूर्ति में बहुत ज़्यादा चेंज करके नई टेक्नोलॉजी लगा करके और उपभोक्ता की मांग को पूरा किया जाता है। तो आज हमारा जो ये चैप्टर 11 का जो अपने समय अनुसार बाजार है उसके बारे में पढ़ा बच्चों। समय अनुसार बाजार के अंदर अपने अति अल्पकालीन बाजार पढ़ा, जिसके अंदर पूर्ति स्थिर है, मांग में कम ज़्यादा होता है और मांग के अनुरूप कीमतों में वृद्धि और कमी होती है। अल्पकालीन के अंदर क्या होता है कि थोड़ी बहुत पूर्ति के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके, इसलिए हम थोड़ा सा पूर्ति में परिवर्तन के कारण मांग वक्र ऊपर नीचे करके और कीमतों में परिवर्तन को समझ सकते हैं। लेकिन जो दीर्घकाल ऐसा होता है जहाँ पर हम मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति में चेंज करते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में हम स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों के अंदर अपन चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा अति दीर्घकालीन है उसमें तो समयावधि इतनी अधिक है कि हम उसमें सभी तरह का चेंज करके और हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज अपने 4 प्रकार हो चुके हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार हो गया, वस्तु के आधार पर बाजार हो गया, बिक्री के आधार पर बाजार हो गया और आज अपन ने पढ़ लिया समयानुसार बाजार। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, जिसमें अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। फिर अपूर्ण प्रतियोगिता का भी अपन ने 3 भागों में बांटा था, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार और द्वैधिकार, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बार बार मैं कह रही हूँ मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आता है और कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए। इस वीडियो के बाद में मैंने इसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, तो आप उससे अपने नोट्स बना लीजिए और बच्चों 1 बाय 1 चैप्टर को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने हर चीज़ को जितना शॉर्ट हो सकता है शॉर्ट किया है और लैंग्वेज को बहुत ही सरल बना दिया है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।